गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के टॉपिक शीत युद्ध की समाप्ति के कारणों का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के कारण और उसकी परिभाषा को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम समाप्ति के कारण पर गौर करेंगे। पहला कारण है मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। मार्च 1985 में सोवियत संघ की बागडोर मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में आई। जिस प्रकार स्टालिन को शीत युद्ध के जनक के रूप में याद किया जाता है, उसी प्रकार दुनिया गोर्बाचेव को शीत युद्ध का अंत करने वाले नेता के रूप में याद करती है। गोर्बाचेव ने लौह आवरण की दीवार तोड़ डाली, बंद दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन, हिंसा मुक्त, समस्या रहित विश्व की एक नई दृष्टि दी। उन्होंने दिसंबर 1987 में कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने वाली संधि INF पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अस्त्रों और सेनाओं की एक तरफा कटौती की घोषणा की। उनकी ग्लास्तनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीतियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। सोवियत संघ ने गोर्बाचेव के नेतृत्व में जिस उदार, सौम्य और समझौतावादी राजनय का आश्रय लिया, उसने विश्व राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का समर्थन कर संयुक्त जर्मनी को नाटो की सदस्यता जारी रखने, वार्सा पैक्ट को भंग करने का निर्णय लेकर गोर्बाचेव ने यूरोपीय लोगों का दिल भी जीत लिया। इन रियायतों से जर्मन लोग अभिभूत हो गए। गोर्बाचेव को इन्हीं उपलब्धियों के कारण नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कुल मिला के यहाँ गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में जो प्रजातंत्र की दबी हुई मांग उठ रही थी, उसको स्वीकार किया और उनकी दो नीतियाँ ग्लास्तनोस्त और पेरेस्ट्रोइका उनके इस चीज़ के लिए हथियार थे। दूसरा कारण है सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियाँ। 1980 के बाद सोवियत संघ आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा और शस्त्र निर्माण पर बेतहाशा खर्च करने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। अब उसमें सामर्थ्य नहीं था कि वह पश्चिमी देशों से शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा कर सके। मिखाइल गोर्बाचेव ने दो टूक शब्दों में सोवियत अर्थव्यवस्था की दुर्दशा का वर्णन किया। स्थिति का विश्लेषण करने पर हमें यह पता चला कि आर्थिक प्रगति मंद होती जा रही है। पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर आधे से भी अधिक घट गई और 1980 के दशक के प्रारंभ तक वह घटकर आर्थिक गतिरोध के निकटवर्ती स्तर तक पहुंच गई थी। जो देश कभी विश्व के उन्नत देशों के बराबरी के बहुत निकट पहुंच गया था, वह निरंतर एक के बाद एक स्तर गंवाने लगा। गोर्बाचेव के अनुसार 1970 से 85 की अवधि में वृद्धि दर 10% घट गई थी। यंत्रों और साज समाज के जो निर्यात था, उसका अंश निरंतर घटता जा रहा था। कृषि उत्पादन चौपट हो गया था। नवीनतम वैज्ञानिक कार्य पद्धतियों को अपनाने वाले सोवियत संघ का जो कृषि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन था, वो 15 क्विंटल गेहूं या 2-3 मीट्रिक टन अंगूर का उत्पादन कर रहा था। उपभोक्ता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगति मंद होने लगी। इसके कारण सोवियत संघ में जीवन का स्तर बहुत ही घटिया हो गया था। इसी के साथ कोयला खान श्रमिकों के हड़ताल से आर्थिक स्थिति और जटिल हो गई। मार्च 1981 की हड़ताल से 580 कोयला खानों में 200 मिलें प्रभावित हुईं। सोवियत अर्थव्यवस्था को खाड़ी युद्ध से भी बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वह सोवियत शस्त्र भंडार की बिक्री के लिए घातक सिद्ध हुआ। तीसरा कारण है सोवियत संघ का बिखराव। 1990-81 के वर्ष सोवियत संघ में उथल पुथल के वर्ष रहे। 9 अगस्त 1981 की तख्ता पलट घटना से गोर्बाचेव की लोकप्रियता को जबरदस्त धक्का लगा। विश्व शक्ति के रूप में अब सोवियत संघ की प्रतिष्ठा गुजरे जमाने की चीज़ होकर रह गई। सोवियत संघ की स्थिति में आई यह गिरावट खाड़ी संकट के दौरान उसके द्वारा अमेरिका को दिए गए निष्क्रिय समर्थन से ही स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन इसकी चरम परिणति तब हुई जब गोर्बाचेव ग्रुप 7 की लंदन बैठक में जाकर पश्चिमी आर्थिक
मदद जुटाने में विफल रहे और उनके अपने देश में अपने गणराज्यों ने ज़ोर शोर से अपनी स्वतंत्रता की मांगें रखनी शुरू कर दी। किसी समय विश्व शक्ति कहलाने वाले सोवियत संघ का राजनीतिक बिखराव वर्तमान समय की कुरूप वास्तविकता थी। कल तक श्रमिकों के हितों की रक्षक समझी जाने वाली सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी निधन के कगार पर थी और केजीबी जैसी सर्वसमर्थ मानी जाने वाली संस्था भी बालू की दीवार की तरह ध्वस्त हो चुकी थी। इस प्रकार सोवियत सरकार का जो केंद्रीकृत ढांचा था वह भी नागरिक, सैनिक और अफसरशाही के क्षेत्रों में हो रहे नित नए परिवर्तनों के कारण चरमरा उठा। इसी घटनाक्रम के परिणाम के स्वरूप कुछ ही महीनों के भीतर संपूर्ण सोवियत संघ ध्वस्त हो गया। चौथा कारण है साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था, ये हम सब जानते हैं। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था, जिसकी विशेषता थी एक सर्वाधिकारी दल तथा केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था। किंतु 1989-90 के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों ने स्वतंत्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था अपना ली। 1990 में सोवियत संघ में भी साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मुक्त बाजार व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। अब पश्चिमी देशों और पूर्वी यूरोप के देशों में कोई अंतर ही नहीं रह गया। अब तो सोवियत संघ को G7 के देशों में आर्थिक सहायता मिलने की संभावना भी बढ़ गई। ऐसे परिवर्तन के दौर में शीत युद्ध का अंत एक स्वाभाविक घटना थी। नवंबर-दिसंबर 1981 में अमेरिका ने खाद्य राहत के रूप में सोवियत संघ को 1.5 अरब डॉलर की राशि स्वीकृत की, जिसे मिलाकर वर्ष 1981 में दी गई अमेरिकी मदद की राशि 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई और विश्व में द्विध्रुवीयता के स्थान पर एक ध्रुवीय महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ।